नमस्कार दोस्तों, राम राम खम्मा गणी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। मैं आपका अपना भाई ओमेंद्र सिंह। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल मैंने पढ़ाया था आपको वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण पढ़ाया था आपको वर्ण विचार। वर्ण विचार पढ़ाया था मैंने आपको व्यंजन। व्यंजन के मैंने 3 भेद बताए थे: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हमने कल पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो क्लास शुरू करने से पहले एक शायरी हो जाए। कल नहीं ना सही पर आज लगा सकता हूं, कि कल नहीं ना सही पर आज लगा सकता हूं, दिल किसी से भी तेरे बाद लगा सकता हूं, इसके डर से कि तेरे ख्वाब ना आए मुझको, इसके डर से कि तेरे ख्वाब ना आए मुझको, मैं अपनी हर रात को आग लगा सकता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंत का शाब्दिक अर्थ होता है अंत और स्थ का अर्थ होता है स्थान। अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु स्थान के अंत को स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कुछ व्याकरणाचार्यों का कहना है इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु अंदर ही रह जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है: य, व, ल और व। इनके फिर 3 भेद किए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन के भी 3 भेद किए जाते हैं। वो है अर्धस्वर, प्रकंपित या लुंठित या पार्श्विक। तीसरा है पार्श्विक। तो आइए ध्यान देते हैं। अंत्य का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है अंत। शाब्दिक अर्थ होता है अंत। और स्थ का अर्थ होता है, स्थ का अर्थ होता है, अर्थ होता है स्थान। तो इसकी परिभाषा होगी: जिन व्याकरणों का, जिन व्यंजनों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी श्वास वायु होती है, श्वास वायु स्थान के अंत को स्पर्श करती है। श्वास वायु स्थान के अंत को स्पर्श करती है, स्थान के अंत को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और कुछ व्याकरणाचार्यों का कहना है कि इनका उच्चारण करते समय जो हमारी श्वास वायु होती है वो अंदर ही रह जाती है। तो कुछ व्याकरणाचार्यों का कहना है कि इनका उच्चारण करते समय
श्वास वायु अंदर ही रह जाती है करते समय। श्वास वायु अंदर ही रह जाती है, अंदर ही रह जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। इनकी कुल संख्या 4 होती है। वो हैं ये, रे, ले और वे। इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। अंतस्थ व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात 3 भेद होते हैं। इनके 3 भेद होते हैं। इनके 3 भेद होते हैं, और वो 3 भेद हैं। पहला है अर्धस्वर। पहला है अर्धस्वर। दूसरा है लुंठित। लुंठित। लुंठित या प्रकंपित, या प्रकंपित। और तीसरा हमारा पार्श्विक। पार्श्विक पार्श्विक है तीसरा हमारा पार्श्विक। तो तब तक के लिए ये उतारो, फिर आगे पढ़ेंगे हम। हेडिंग डालेंगे अर्धस्वर। तो अंतस्थ व्यंजन के हमने 3 भेद किए थे। पहला अर्धस्वर, दूसरा लुंठित या प्रकंपित, और तीसरा है हमारा पार्श्विक। तो आइए देखते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर। अर्धस्वर मतलब अर्ध का शाब्दिक अर्थ होता है आधा या आधे। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की भांति होता है उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। तो ध्यान दो, अर्ध का अर्थ होता है, अर्ध का अर्थ होता है आधा या आधे। आधा या आधे। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की भांति होता है उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की भांति होता है, स्वरों की भांति होता है, स्वरों की भांति होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर कहते हैं। ध्यान दो।
तो इनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुख्य अंग हैं तालु, दंत और ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब है होठ। तो तालु, दंत और ओष्ठ ये श्वास वायु को रोकने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जो मुख है बाधा रहित है, तो इस श्वास वायु को नहीं रोक पाता है और बाहर निकल जाती है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए। हाँ, इनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुख के अंग हैं, करते समय मुख के अंग कौन कौन से भी बताया था मैंने आपको। तालु, तालु का मतलब होता है हमारा तलवा, अंदर वाला जो ऊपर का हिस्सा होता है वो तालु। दंत, दंत का मतलब होता है हमारे दांत। और ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है होठ। ओष्ठ मुख्य अंग तालु, दंत और ओष्ठ श्वास वायु को रोकने का प्रयत्न करते हैं। परंतु श्वास वायु बाधा रहित मुख से, श्वास वायु बाधा रहित मुख से बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है। जैसे ये और वह, यदि हम शब्द ये और वह का उच्चारण करते हैं तो हमारे तालु से स्पर्श होती है, हमारे दंतों से स्पर्श होती है, हमारे होठों से स्पर्श होते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। और इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख्य अंग तालु, दंत और ओष्ठ श्वास को रोकने का प्रयत्न करते हैं, परंतु श्वास वायु बाधा रहित मुख से बाहर आ जाती है। और जैसे शब्द है ये हमारी यह और वह, ये आपके अर्धस्वर कंप्लीट। अब आगे पढ़ेंगे हमारे प्रकंपित या लुंठित। अगला है हमारा प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित या लुंठित, पहले देखो प्रकंपित क्या, यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रे धन कंप धन इत, प्रे धन कंप धन इत। यहां प्रे का शाब्दिक अर्थ होता है, प्रे का अर्थ होता है, प्रे का अर्थ होता है अग्र, अग्र यानी कि आगे। और कंप का अर्थ होता है, कंप का अर्थ होता है कंपन करना, कंपन करना। और जो इत है, इत बेटा ये प्रत्यय शब्द, इत ये प्रत्यय शब्द। तो इसकी परिभाषा होगी
जिन व्यंजनों का जिन जिस देखो जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जीभ जीभ यानी कि जिह्वा का अग्रभाग अग्रभाग यानी आगे का भाग, जो ये आगे का हिस्सा होता है वो अग्रभाग कंपन करता है। अग्रभाग कंपन करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकंपित कहते हैं। उसे प्रकंपित कहते हैं। यह है प्रकंपित। उसी भाषा में यह है लुंठित। लुंठित का देखते हैं हम। लुंठित, इन दोनों की परिभाषा एक ही है। लुंठित दोनों का नाम एक ही है और अलग अलग शब्दों में इसे ही कहा जाता है लुंठित। तो लुंठित का शाब्दिक अर्थ होता है लुढ़कना। पहले समझ लो, लुंठित का शाब्दिक अर्थ होता है लुढ़कना। जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अग्रभाग लुढ़कता है तो उसे लुंठित कहते हैं। तो लुंठित का अर्थ होता है बेटा लुढ़कना। लुंठित का अर्थ होता है बेटा लुढ़कना। तो जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अग्रभाग लुढ़कता है उसे लुंठित कहते हैं। परिभाषा होगी इसकी। जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अग्रभाग लुढ़कता है। जीभ का अग्रभाग लुढ़कता है तो उसे लुंठित कहते हैं। तो उसे लुंठित कहते हैं। जैसे वो शब्द हमारा रे। देखो, जब आप रे शब्द का उच्चारण करोगे तो हमारी जीभ में कंपन पैदा होती है, जीभ के अग्रभाग में कंपन पैदा होती है, या फिर हमारी जीभ का अग्रभाग लुढ़कता है रे शब्द को उच्चारण करते समय। तो एक नोट लिखेंगे बेटा, नोट। जो प्रकंपित शब्द है, प्रकंपित शब्द को ही दूसरे शब्दों में लुंठित कहा जाता है। तो प्रकंपित को ही दूसरे शब्दों में लुंठित कहा जाता है। लुंठित कहा जाता है। तब तक ये उतारिए। इससे आगे है भी अपना पार्श्विक, वो देखेंगे इसके बाद।
तो देखते हैं हमारा तीसरा पार्श्विक। पार्श्विक ध्यान देंगे बेटा, इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, पार्श्व धन एक। तो पार्श्व का अर्थ होता है पास या नजदीक। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग हमारी श्वास वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, अर्थात रोक देता है, और फिर हमारी श्वास वायु मसूड़ों से होकर जीभ के पास से होकर गुजर जाती है, तो उसे ही पार्श्विक कहते हैं। और इसका उदाहरण है लय शब्द। ध्यान देते हैं, इसका संधि विच्छेद होगा पार्श्व धन एक, पार्श्विक। तो पार्श्व का अर्थ है पास, पास या नजदीक, पास या नजदीक। और एक है हमारा बेटा प्रत्यय शब्द, एक है हमारा प्रत्यय शब्द, प्रत्यय शब्द। तो इसकी परिभाषा होगी बेटा, जिन शब्दों का, जिन व्यंजन का, जिस व्यंजन का, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ का अग्रभाग होता है, तो करते समय जीभ का अग्रभाग श्वास वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। अग्रभाग श्वास वायु के मार्ग को अवरुद्ध का मतलब होता है रोकना, अवरुद्ध का मतलब होता है रोकना, अवरुद्ध कर देती है और श्वास वायु मसूड़ों से होकर जीभ के पास से होकर गुजर जाती है, मसूड़ों से होकर जीभ के पास से होकर गुजर जाती है, उसे पार्श्विक कहते हैं, उसे पार्श्विक कहते हैं। इसका उदाहरण है बेटा, जैसे लय। इसका उदाहरण है बेटा, जो लय शब्द है, जब हम लय शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो अंदर ही मुड़ जाती है, अर्थात जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग श्वास वायु के मार्ग को अवरुद्ध करता है, अर्थात रोक देता है, और श्वास वायु मसूड़ों से होकर जीभ के पास से होकर गुजर जाती है, उसे पार्श्विक कहते हैं। इसका उदाहरण बेटा एल। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।